इस लेक्चर में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग फिर हिंदू मैरिज एक्ट के टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक पता है क्या है? वो है सपिंड रिलेशनशिप। इस पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है इस बात को तय करने में कि आखिर एक व्यक्ति दूसरे का सपिंड कब माना जाएगा, या हम ये कब कहेंगे कि सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको मैं एक साधारण एग्जांपल के साथ आपका जो ये पॉइंट है सपिंड रिलेशनशिप का, ये दो डायग्राम में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखें तो अपने पास बेयर एक्ट जरूर रखें। आज हिंदू मैरिज एक्ट का, यू कैन से हिंदू लॉ का बेयर एक्ट, जिसमें सभी लॉ को डिफाइंड है हिंदू लॉ से रिलेटेड, वो अपने पास जरूर रखें। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले सपिंड रिलेशनशिप का जब हम लोग बात करेंगे तो यहां जो टर्म सपिंड है ये दो शब्द से मिला है, सपिंड। तो पिंड का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन, ब्लड या फिर पार्टिकल कह सकते हैं। तो सहपिंड का मतलब क्या हो जाता है कि जब दो व्यक्ति का संबंध एक ही ब्लड रिलेशन से हो या दो व्यक्तियों का संबंध एक ही पार्टिकल ऑफ द बॉडी से हो तो उसको हम कहेंगे सपिंड है वो एक दूसरे का। अब देखिए, सपिंड शब्द को लेके या उसके अर्थ को लेके दो स्कूल्स कह लीजिए हिंदू लॉ का या दो कमेंट्री कह लीजिए हिंदू लॉ का, मिताक्षरा और दया भागा, इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया सपिंड रिलेशनशिप के मीनिंग को लेके। अब जब बात करते हैं मिताक्षरा का, तो मिताक्षरा कहता है सपिंड का मतलब होता है ब्लड रिलेशनशिप, मतलब एक व्यक्ति दूसरे का सपिंड माना जाएगा तो ब्लड रिलेशनशिप के आधार पर माना जाएगा। यह दृष्टिकोण है मिताक्षरा कमेंट्री का। वहीं दूसरी ओर दयाभागा कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपिंड माना जाएगा ऑब्लेशन के आधार पे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सपिंड माना जाएगा इस आधार पे कि वह पिंड दान करेगा उस व्यक्ति का, मतलब पिंड दान के आधार पे यह तय हुआ सपिंड रिलेशनशिप दयाभागा के केस में। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस मीनिंग को लेके मिताक्षरा और दयाभागा में, और सपिंड का मतलब क्या हुआ। जब हम लोग बात करते हैं, पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टू दी पॉइंट पे भी आएंगे। तो पॉइंट पे आते हैं, जब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट हिंदू लॉ का, तो वहां जो सपिंड रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है जो आज हमारे पास सपिंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है उससे। अब कैसे? तो देखिए, एंशिएंट हिंदू लॉ के अनुसार सपिंड रिलेशनशिप तय होता था फादर के साइड से 7 जनरेशन तक, ठीक है, और मदर के साइड से 5 जनरेशन तक होता था तय सपिंड रिलेशनशिप। वहीं दूसरी ओर आज जो सपिंड रिलेशनशिप का कंसेप्ट है वह तय होता है फादर के साइड से 5 जनरेशन तक और मां के साइड से 3 जनरेशन तक में ही यह क्लियर हो जाता है कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लोग, आने वाले रिलेशन ही सपिंड रिलेशन माने जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पे हिंदू मैरिज एक्ट क्लाउज एफ, क्योंकि सपिंड रिलेशनशिप को बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 क्लाउज एफ में। देखिए, जब सेक्शन 3 क्लाउज एफ देखिएगा हिंदू मैरिज एक्ट का, तो सपिंड रिलेशनशिप को समझने के लिए 2 भाग में बांट दिया गया है बातों को। तो पहला कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे का सपिंड माना जाएगा अगर वह दोनों एक दूसरे का क्या है, लीनियल एसेंडेंट है। अगर आम तौर पे अगर आपको समझाने का कोशिश करें तो कहता है एक व्यक्ति अगर दूसरे का लीनियल एसेंडेंट है तो वह क्या है, एक दूसरे का सपिंड है। दूसरा पॉइंट जो बताया गया है सपिंड रिलेशन को लेके, कहता है कि अगर दो व्यक्ति का लीनियल एसेंडेंट कॉमन है तो फिर वह एक दूसरे का क्या है, सपिंड है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ ये समझिए। तो देखिए, जब हम लोग बात किए पहला कैटेगरी में कि एक व्यक्ति अगर दूसरे का लीनियल एसेंडेंट है तो वो सपिंड है एक दूसरे का। अगर वो फादर के साइड से है
5 जनरेशन में कहीं पे भी। तो फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए P को मान लेते हैं, तो यहां पे P पहला जनरेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जब भी जिस व्यक्ति के मैरिज का बात आएगा, जिस व्यक्ति को लेके हमको किसी का रिलेशन निकालना है, सब रिलेशनशिप, तो उस व्यक्ति को ही हम मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन, है ना, फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं इस व्यक्ति को। अब देखिए जो P है ये S का क्या है, लीनियर एसेंडेंट है। अब देखिए लीनियर का मतलब होता है वंशानुगत। अब जो वंश ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पे P S का क्या है, लीनियर एसेंडेंट है, और फादर के लाइन में है 5th जनरेशन तक। तो यहां पे P और S के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, सपिंड रिलेशनशिप हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी के आधार पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया P के फादर सेकेंड जनरेशन हो जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे फादर के फादर, तो 3rd जनरेशन हो जाएगा ये, और फादर के फादर के फादर, P के फादर के फादर के फादर, ये हो जाएंगे 4th जनरेशन, और यहां पे फादर के फादर के फादर के फादर ये हो जाएंगे 5th जनरेशन। और यहां पे जो लीनियर एसेंडेंट का जब हम लोग बात करते हैं, वंशानुगत जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे देखिए P को लेके अगर हम इन सभी को देखें, तो यहां जो वंश ऊपर की ओर जा रहा है वो एक दूसरे का क्या है, लीनियर एसेंडेंट है, और इसके अंतर्गत आने वाले सभी रिलेशन क्या मान ली जाएंगे, सपिंड रिलेशनशिप मान ली जाएंगे। अब दूसरा जो कैटेगरी था सपिंड रिलेशनशिप का, 3A के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा था कि अगर दो व्यक्ति का लीनियर एसेंडेंट कॉमन हुआ, तो यहां दो व्यक्ति मान लीजिए, एक व्यक्ति P है और एक व्यक्ति G है। अब इन दोनों का अगर लीनियर एसेंडेंट देखिए तो कौन है, वो F है। F जो है वो P के पिता है, P के पिता है F, और F जो है S के भी पिता है, और यहां S कौन है, S जो है G का पिता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। मतलब F के दो बेटे P और S, और S का एक बेटी G। तो यहां पे P और G का जो लीनियर एसेंडेंट है वो कौन है, वो डायरेक्टली P का लीनियर एसेंडेंट F है, और इनडायरेक्टली G का लीनियर एसेंडेंट F है। तो इन दोनों का जो कॉमन लीनियर एसेंडेंट हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ F। तो फिर यहां पे P और G के बीच का जो रिलेशन हुआ कैसा है, सपिंड रिलेशनशिप है ना। तो समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट। तो अब आइए डायग्राम फर्स्ट पे पहले। तो क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे का लीनियर एसेंडेंट हुआ, या दोनों व्यक्ति के बीच का लीनियर एसेंडेंट कॉमन है, ठीक है, लाइन ऑफ एसेंट कॉमन है, तो वो अगर फादर की अगर लाइन पे हम लोग बात करें, फादर के साइड से हम लोग बात करें, फादर के जनरेशन से, तो 5th जनरेशन तक कोई भी रिलेशन आएगा तो वो सपिंड रिलेशनशिप के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम एग्जांपल देते हैं, उससे और समझ में आएगा बात। P का अगर शादी का बात हुआ G से, तो क्या P और G में शादी हो पाएगा? सेक्शन 5 कहता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि P और G क्या है, एक दूसरे का सपिंड रिलेशनशिप है। अब कैसे है सपिंड रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया कि दोनों का जो लीनियर एसेंडेंट है या लाइन ऑफ एसेंट है कॉमन है, इसलिए। ठीक है, अब यहां पे इस फादर के साइड से 5 जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा उससे P शादी नहीं कर सकेगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग एंशिएंट हिंदू लॉ के तरफ जाएं, या फिर हम लोग ये कहें जो कॉन्सेप्ट है सपिंड रिलेशनशिप का, वो बैठा हुआ है जीन पे। मतलब कि 5 जनरेशन तक यह माना जाता है कि उन सभी व्यक्ति जो उस 5 जनरेशन में आ रहे हैं वो एक ही जीन के होते हैं। इस आधार पे सपिंड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ है, और यह माना गया है कि उन व्यक्तियों में शादी नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्यों आया सपिंड रिलेशनशिप का, ये भी समझ में आ गया बात। तो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए F जो है पिता है, और इस F के मान लीजिए कोई भाई है F1। मतलब यहां पे F1 कौन है, F का भाई है, तो F1 P का कौन हुआ, चाचा।
और इसकी जो बेटी है, इसकी जो बेटी है G1, ठीक है। अब यहां बताइए क्या P और G1 के बीच में शादी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे 5 जनरेशन तक, P से 5 जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा वो क्या माना जाएगा? वो सपिंड रिलेशनशिप माना जाएगा। और जब तक कस्टम नहीं होगा तब तक सपिंड रिलेशनशिप में शादी नहीं होता। इसलिए हिंदुओं में शादी सपिंड रिलेशनशिप के बीच में नहीं होता है। इसलिए P और G1 के बीच में भी शादी नहीं हुआ, क्योंकि वो P और G1 का रिलेशन सपिंड रिलेशनशिप का है। तो ये फादर के तरफ से आपको क्लियर हो गया सिंपल तरीके से। तो आप अपने तरीके से भी हिसाब लगा सकते हो डायग्राम के आधार पे कि इन जनरेशन में जो जो व्यक्ति आएगा वो सपिंड होगा एक दूसरे का और उनके बीच शादी नहीं हो सकता है। अगर हम एक जनरेशन और बढ़ जाएंगे, ऊपर अगर की ओर चले जाएंगे, तो वो 6th जनरेशन का बात आएगा। तो 6th जनरेशन का जब बात आएगा तो उस 6th जनरेशन का ब्रांच जो भी लोग होंगे उनमें और इस P में शादी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को लेके, तो पीरियड ऑफ टाइम के आधार पे जो 6th जनरेशन के जो लोग होंगे और जो P जो फर्स्ट जनरेशन हुआ है इस लाइन ऑफ एसेंट में, तो इन लोगों का जो एज ऑफ डिफरेंस होगा उस आधार पर शादी पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। लेकिन आपको सपिंड रिलेशनशिप क्लियर करना है, तो सपिंड रिलेशनशिप के लिए यह समझ में आना चाहिए 2 बात की एक व्यक्ति दूसरे का अगर लीनियर असेंडेंट है, और लीनियर असेंडेंट का क्या मतलब ये मैंने आपको बताया। और लीनियर असेंडेंट फादर के साइड से 5 जनरेशन तक, पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर दोनों व्यक्ति का लीनियर असेंडेंट या लाइन ऑफ एसेंट कॉमन है तो भी वो दूसरे का क्या है? सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत है, तो उनमें शादी नहीं होगा। तो आप यहां पे जितना मन चाहे कितना रिलेशन निकाल सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो सपिंड रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है, इसलिए शादी नहीं होगा। तो ये बात हो गया फादर की तरफ से। अब आते हैं मदर की तरफ से। तो मदर की तरफ से क्या कहा गया है? अगर 3 जनरेशन तक, मदर की तरफ से 3 जनरेशन तक, तो यहां पे P प्रोपोजिटस है, दैट मींस यहां पे P बेटा है, तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ। मां की तरफ से 3 जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा वो क्या होगा? एक दूसरे का सपिंड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और आधार वही है लीनियर एसेंडेंट और लाइन ऑफ एसेंट का। तो फर्स्ट जनरेशन ये हुआ, सेकेंड जनरेशन मां की तरफ से ये हो गया, और थर्ड जनरेशन हो गया मां की मां, नानी, ये हो गया थर्ड जनरेशन। तो अब यहां पे इस थर्ड जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा वो P का क्या कहलाएगा? सपिंड रिलेशनशिप कहलाएगा या सपिंड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए P की जो मां है M, ठीक है, उसका उसके जो पिता है, M के जो पिता है मतलब P के जो नाना है, उसका एक बेटा है S, मतलब S कौन हो गया? P का मामा हो गया। और यहां पे S को एक बेटी है G, है ना, तो G कौन होगी? P की ममेरी बहन हो गई। तो यहां पे शादी P और G के बीच में क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे P और G मां के तरफ से 3 जनरेशन के अंतर्गत आने वाले रिलेशन है, और इसलिए P और G एक दूसरे के क्या माने गए? सपिंड माने गए। इसलिए सपिंड रिलेशनशिप में हिंदुओं में शादी पॉसिबल है नहीं, ना वो एंशिएंट हिंदू लॉ में था, ना ही आज जो लॉ कोडिफाइड हुआ है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उसमें भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कब पॉसिबल हो जाता है? जब कस्टम, दोनों के कस्टम इस बात की अनुमति देती है तो ये तो हो गया मां के तरफ से, समझ में आ गया। तो आप अपने हिसाब से इस 3 जनरेशन तक जितना चाहे उतना रिलेशन निकालिए, और P का जब शादी का बात हो तो फिर P को लेके 3 जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा वो क्या मान जाएगा? मां की तरफ से P का सपिंड माना जाएगा, शादी नहीं हो सकता है। ये सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको सपिंड रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझाया। अब देखिए बात अगर मां की तरफ से चौथे जनरेशन का हो गया, और चौथे जनरेशन से मां के साइड से चौथे जनरेशन पे अगर कोई भी लोग आ रहा है, कोई भी लोग आ रहा है, मान लीजिए Z Y X, तो देखिए ये
ब्रांच निकला है चौथे जनरेशन से मां के तरफ से, ये सभी लोग और पी के बीच में सपिन रिलेशनशिप अराइज नहीं हो रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि पी इनमें से किसी एक से शादी कर सकता है तो कर सकता है, क्योंकि वो सपिन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि मां के तरफ से, जैसा कि मैं आपको बार बता रहा हूं, थर्ड जनरेशन तक ही अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। तो जो भी रिलेशन आएगा वो सपिन रिलेशनशिप कहा जाएगा। तो यहां पे फोर्थ जनरेशन में मां के साइड से वो सभी पी के सपिन रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो तो शादी हो सकता है। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये तो हो गया सपिन रिलेशनशिप को लेके। जब भी सपिन रिलेशनशिप का बात आता है दोस्तों, तो हमको डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को भी पढ़ना होता है। जब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का, इसको मैं अलग से सेपरेट लेक्चर के थ्रू आपको हर एक बारीकी से बात बताऊंगा कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को लेके कौन कौन से रिलेशन आते हैं, क्योंकि वो आसान है समझना, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो ब्रॉड नहीं है एज कंपेरिजन टू सपिन रिलेशनशिप। क्योंकि सपिन रिलेशनशिप के अंतर्गत हर वो रिलेशन आ जाएगा जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे सपिन रिलेशनशिप के अंतर्गत अगर रिलेशनशिप आ रहा है तो भी शादी पॉसिबल है नहीं, और अगर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आया तो भी शादी पॉसिबल नहीं है दो व्यक्तियों के बीच में। क्लियर। तो ये तो हो गया सपिन रिलेशनशिप आपका तरीके से क्लियर, सिंपल एग्जांपल के साथ, ना कोई झंझट ना कोई कंफ्यूजन। आप खुद तय करो जो भी जनरेशन आ रहा है, जो भी रिलेशन आ रहा है, पी को मान लो फर्स्ट जनरेशन फादर के साइड से 5 जनरेशन तक, और मां के साइड से पी को लेके थर्ड जनरेशन तक मान लो, और जो भी रिलेशन आया वो हो गया सपिन रिलेशन पी का। तो ये तो क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सपिन रिलेशनशिप का। तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने सपिन रिलेशनशिप के कंसेप्ट में क्या क्या समझा। हम लोगों ने पहले मीनिंग पे बात करी, हम लोगों ने यह समझा कि सपिन रिलेशनशिप का कंसेप्ट ही क्यों अराइज हुआ। हम लोगों ने उसके बाद एंशिएंट हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग समझा सपिन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कोडिफाइड लॉ है हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें जो बताया गया सपिन रिलेशनशिप के बारे में कौन रिलेशन होंगे वो, उनको हम लोगों ने डिटेल्ड में समझा, और इन शॉर्ट इन ब्रीफ हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।